और अगला हफ्ता बाजारों के लिए कैसा रह सकता है। अगर हम आज के दिन की बात करें, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें, तो आज पहला सेशन था फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मंथ। कल एक्सपायरी थी, उसके बाद आज जून के कॉन्ट्रैक्ट मंथ का पहला ट्रेडिंग सेशन था, जहां पे हमने दबाव देखा। निफ्टी करीब 82 अंक नीचे बंद हुई। वहीं सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक उछाल देखने को मिला, और मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया? पीएसयू बैंक से। आज पीएसयू बैंक ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस को, और पूरे बाजार में अगर कोई सेक्टर ट्रेंडिंग था वो सिर्फ पीएसयू बैंक का था। छोटे मंझोले बड़े सभी पीएसयू बैंक में एक अच्छा रुझान देखने को मिला। और अगर हम पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी कहीं नहीं गया, एक दायरे का कारोबार देखने को मिला। काफी वॉलेटाइल रहा। मंडे को शुरुआत हमने पॉजिटिव की, ट्यूसडे को हम फिर गिरे। उसके बाद हम अगर अब इंडिया विक्स की बात करें तो 18 के ऊपर चला गया था, वहां से कम होते होते अब करीबन 16 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। पर फिर भी सेशंस काफी वॉलेटाइल थे। एफआईआईस की खरीदारी एक दिन थी एक दिन नहीं थी, पर ओवरऑल अगर नेट देखे तो इस बार के हफ्ते में भी वो खरीदार ही रहे हैं। और अगर हम अच्छे परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी में उठापटक देखने को मिली, और हल्का लाल निशान में हम बंद हुए। सेंसेक्स भी मार्जिनली लाल निशान ही रहा, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स रहे जहां बुओयंसी काफी देखने को मिली। आप डिफेंस स्पेस को देखना, तो बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि आज के सेशन में वहां भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। रियल एस्टेट स्पेस डिड वेरी वेल, और कंजम्पशन स्पेस डिड नॉट डू वेल एट ऑल। एफएमसीजी शुरुआत तो अच्छी की थी मंडे को, लेकिन उसके बाद फ्राइडे तक आते आते जो मोमेंटम था वो खो गया। तो लेकिन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की आउट परफॉर्मेंस हमको इस पूरे हफ्ते में देखने को मिली। तो स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स काफी स्थिर रहे, रेजिलियंट रहे। वहीं बेंचमार्क पे थोड़ा बहुत दबाव रहा। तो ये रहा पूरे हफ्ते का लेखा जोखा। लेकिन अब अगले हफ्ते आपको क्या करना है? चार्ट्स क्या कहते हैं, चार्ट्स कैसे पढ़ने चाहिए, चार्ट से इस समय कौन से लेवल्स, एक क्रिटिकल सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ मिल रही है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं, जो हमारे खास मेहमान है वो सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट नहीं है। वो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए चार्ट्स दिखाते हैं, और जो वो सोचते हैं, जिस जिस टेक्निक का वो इस्तेमाल करते हैं, जिस इंडिकेटर का वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी खूबियां आप पे बताते हैं कि कैसे वो मार्केट्स को यहाँ से आगे जाते हुए देखते हैं। सो प्लीज, इट्स अ डिस्क्लेमर कि आपको अगर कोई पोजीशन लेनी हो बाजार में बेस्ड ऑन आवर एजुकेटिव प्रोग्राम, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना होगा। तो चलिए, आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर हर्ष दीक्षित। ही इज founder of Trendonomics. Very good afternoon and evening, Harsh, and thank you so much for taking our time. Good evening, Geetu ji. Pleasure joining here. It's always my pleasure too. हर्ष, पहले हम इंडाइसेस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में बोला, उठा पटक बहुत देखने को मिली, मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रहे। इंडिया विक्स को देखते हुए लग रहा था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनती रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमको एक रब ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हमारी एक्सपायरी भी, मंथली एक्सपायरी निफ्टी की और सेंसेक्स की इसी हफ्ते में थी। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट्स एक दायरे में तो है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास है? यहाँ से आप मार्केट को कहाँ जाते देखते हैं? निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल मंथ मई में हमें एक रेंज दिखने मिली आफ्टर 13th of May, जो एक बड़ी मूव आई थी आफ्टर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। उसके बाद निफ्टी 24,500 और 25,100 की जोन में रेंज बाउंड रहा फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ आफ्टर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। तो ओके। निफ्टी में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, रेंज बाउंड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि अप्रैल के मंथ में हमें एक अच्छी खासी अपसाइड देखने मिली निफ्टी में। जी। जी। और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं जैसे कि आरएसआई जो ओवरबॉट जोन में जा चुका है, तो ओके। वहां से एक कंसोलिडेशन या करेक्शन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ओवरबॉट जोन से, वो हम्म। कंसोलिडेशन निफ्टी में आ रहा है मई की हम्म। मंथ में। हम्म। और अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे तो हम्म। ब्रॉडर सपोर्ट 24,500 के आसपास है, और इमीडिएट सपोर्ट 24,680 के आसपास है नेक्स्ट ओके। वीक के लिए। हम्म। और रेजिस्टेंस 24,880 का है नेक्स्ट वीक के लिए। तो हम्म। जो कल की कैंडल हम देखेंगे, कल की एक्सपायरी कैंडल, तो जी। उसके हाई के ऊपर अगर हम क्रॉस कर पाते हैं तो थोड़ी मोमेंटम अपसाइड में मिलेगी।
पर जो 25,000 का रेजिस्टेंस है निफ्टी में, अगर वो क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छी खासी अपसाइड मिल सकती है। लेकिन तब तक हमें ये रेंज मेंटेन रहेगी ऐसे दिख रहा है। नीचे में 24,500 और ऊपर में 25,000 25,100 जोन यानी नेक्स्ट वीक यानी के लिए। यानी कोई शार्प डाउन साइड नहीं दिख रहा और शार्प अपसाइड भी नहीं दिख रहा, राइट? अपसाइड के लिए हम वेट कर रहे हैं 25,000 25,100 के ऊपर ब्रेकआउट के लिए। अगर हम देखेंगे ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट रही है करेक्ट। सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस है जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, वहां पे अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई दी है। जबकि निफ्टी लैग कर रहा है। तो करेक्ट। अगर हम इलेक्ट्रिक थियरी के हिसाब से जाएंगे तो अगर मिड कैप स्मॉल कैप और निफ्टी 500 इंडेक्सेस अगर ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है तो चांसेस है निफ्टी भी ब्रॉडर मार्केट के साथ पिकअप करेगा, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलेगा। बट हम वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट्स के लिए। हर्ष, लेकिन इस पूरे हफ्ते का एक जो अट्रैक्शन रही, वो रही आज के दिन में, फ्राइडे के दिन में, पीएसयू बैंकिंग स्पेस। बैंक निफ्टी भी एक दायरे में ही घूम रहा है, जैसे कि निफ्टी घूम रहा है वैसे ही बैंक निफ्टी भी इस पूरे हफ्ते दायरे में ही रहा। पहला दिन अच्छा रहा, उसके बाद गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन आज एक मोमेंटम हमने पीएसयू स्पेस में देखा है। तो पहले तो मुझे बताइए कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स हैं जिन पे हमको ध्यान रखना होगा, और अ, अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें तो वहां पे आपको कितना मोमेंटम और कितना अपसाइड दिखता है? तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में मई की मंथ में 55,500 55,600 ये एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। और आखिर में जाके मंथ एंड में आज हमें उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिली है मंथ ओके। एंड को 55,500 55,600 के ऊपर। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं तो हमें नेक्स्ट वीक में बैंकिंग में अच्छी खासी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। और क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी के भी हेवीवेट स्टॉक्स है, तो अगर बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में ऊपर की साइड में मोमेंटम देता है तो पॉसिबल है निफ्टी में भी वो जोन करेक्ट। मोमेंटम बन सकता है। तो करेक्ट। बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट जोन पे अभी है। और अगर ब्रेकआउट होता है तो कौन से लेवल्स होंगे नेक्स्ट जो आप टारगेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए? तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, ऑलरेडी ब्रेकआउट तो हो चुका है, ओके। बट अगर ये सस्टेन होता है नेक्स्ट वीक में तो ऊपर की साइड में हमें 56,500 57,500 की लेवल्स दिखाई दे सकती है नेक्स्ट एक दो ओके। वीक के अंदर बैंक निफ्टी में। और पीएसयू बैंक इंडेक्स की अगर बात करें तो वहां एक आज ब्रेकआउट देखने को मिला, या फिर ब्रेकआउट के कगार पे है वो? पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल पैटर्न देखेंगे पीएसयू बैंक इंडेक्स का, तो लास्ट 7 8 मंथ्स का जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक किया है पीएसयू बैंक इंडेक्स ने। ओके। और हम अगर लास्ट 2 मंथ की पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है पीएसयू बैंक ओके। इंडेक्स में। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में ब्रेकआउट बहुत अच्छी आई है। अगर हम बैंक निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो पीएसयू बैंक के इंडेक्स बहुत अच्छी ब्रेकआउट देखे। आज की कैंडल भी हम देखेंगे तो बड़ी ग्रीन कैंडल है पीएसयू यस। बैंक इंडेक्स में। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। अगर रिलेट वेव थियरी के हिसाब से हम देखेंगे इसको तो एक थर्ड वेव की मोमेंटम बन रही है। और इलेट वेव थियरी के हिसाब से थर्ड वेव में एक अच्छी स्ट्रांग मोमेंटम अपसाइड हमें स्टॉक में या इंडेक्स में मिल सकती है। तो वो यहाँ पे अभी हमें दिख रहा है पीएसयू बैंक इंडेक्स में थर्ड वेव की मोमेंटम बनते हुए। उसका एक और कारण भी हो सकता है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी है अगले हफ्ते, जहां पे ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बन रही है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती होगी। ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट एमपीसी से निकल के आता है, लेकिन उसकी अगर संभावनाएं बनती है, हो सकता है कि उस अहेड ऑफ द पॉलिसी जो है वहां पे हमको पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, क्योंकि प्राइवेट बहुत चल चुके हैं, और पीएसयू इंडेक्स जैसे कि आपको अभी हर्ष ने समझाया कि पिछले 6 7 महीने से एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन चैनल में ही था। आज उस चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे बनता हुआ। अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस की ही हम हर्ष बात करें, आई नो आप स्टॉक पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कोई ऐसे स्टॉक्स जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको चार्ट्स पे बेहतर लगते हैं, आपको लगता है कि वहां मोमेंटम ज्यादा होगा?
तो जैसे हम देख रहे हैं पीएनबी में सिमिलर चार्ट बना है। पीएसयू बैंक जो इंडेक्स का डाउन ट्रेंड चैनल था उसको ब्रेक किया है और शॉर्ट टर्म में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला है पीएनबी में। और आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छी बनी है। एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 2x वॉल्यूम है। जो हम क्राइटेरिया देखते हैं कि ब्रेकआउट अच्छा है। क्या होता है कई बार ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं। करेक्ट। तो ब्रेकआउट के लिए मैं 2-3 क्राइटेरिया देखता हूँ। पहले तो एक रेंज बनी है स्टॉक में, तो वो रेंज तो बनी है और रेंज का ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम के साथ आया है। एवरेज जो डेली वॉल्यूम रहता है उसे कंपेयर करके आज ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम हुआ है लास्ट कुछ दिनों का कंपेयर करके। और कैंडल भी अच्छी बनी है। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है जैसे कि पीएनबी है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, अगर इसमें ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं, कैनरा बैंक उससे भी बेटर है बिकॉज कैनरा बैंक में 78% लेवल के आसपास आया है। जो पूरी प्रीवियस 7 मंथ्स की फॉल थी, 7-8 मंथ्स की, उसकी 78% रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर ये 78% रेजिस्टेंस जोन अगर क्रॉस होता है तो हम मानेंगे कि अब ये अप ट्रेंड में जा चुका है। वैसे तो 61% के ऊपर ही हम मानते हैं कि अप ट्रेंड में जा चुका है स्टॉक डाउन ट्रेंड से। अभी नेक्स्ट लेवल 78% की है फिबोनाची रेजिस्टेंस। तो अगर वो भी रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो उसमें एक और मींस स्ट्रांग अप ट्रेंड क्रिएट होगी। वैसे ही इंडियन बैंक जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पे ही है। तो पूरी फॉल में, जबकि पीएसयू बैंक सेक्टर में इंडियन बैंक में ज्यादा फॉल नहीं आया पूरी फॉल में लास्ट ईयर की, और अब वो ऑल टाइम हाई पे है। तो जो स्टॉक पूरी करेक्शन में अगर कम गिरता है नहीं गिरा, और करेक्ट। हाँ यस, और अप ट्रेंड में जो अभी ऑल टाइम हाई पे है वो शायद हमें ज्यादा मोमेंटम दे सकता है। तो हम अगर हमें पोजीशन बनानी है, मैं मेरी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही स्टॉक चुनता हूँ जो करेक्शन में कम गिरे और अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहे हैं। ओके ओके, मैं आपको फिर बता दूं अपने निवेशकों को, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। चार्ट्स जो है वो हर सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको समझा रहे हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट है, कहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है, क्या इंडिकेटर्स वो चार्ट्स पे लगाते हैं जहां उनको लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम आएगा। सो बट इफ दिस इज नॉट, देयर इज नो रिकमेंडेशन टू buy these stocks. Please get in touch with your financial advisor if you really want to take position in these stocks.